न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। फिर डरा रहा कोरोना, देश भर में मिले 312 नए मामले। ऑपरेशन सिंदूर पर शहीद विनय नरवाल के पिता का भावुक बयान। योगी सरकार मुस्लिम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। तो खबरें विस्तार से। फिर डरा रहा कोरोना, देश भर में मिले 312 मामले। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस और 2 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों तथा वैक्सीन के पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि सभी पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजा जाए। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर रोज अपलोड करनी होगी। यह एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और MB.1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिससे ये लगे कि AI एक नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ही अपना असर दिखा सकती। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस और 2 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों तथा वैक्सीन के पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि सभी पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजा जाए। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर रोज अपलोड करनी होगी। यह एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और MB.1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिससे ये लगे कि AI एक नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ही अपना असर दिखा सकती। देश में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाया गया है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के 312 एक्टिव केस और 2 मौतें हो चुकी हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 को लेकर एडवाइजरी भी जारी कर दी है। सरकार ने सभी अस्पतालों को कहा है कि वे बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों तथा वैक्सीन के पूरी व्यवस्था रखें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि सभी पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोक नायक अस्पताल भेजा जाए। सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर रोज अपलोड करनी होगी। यह एडवाइजरी ऐसे समय पर जारी की गई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और MB.1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि जिससे ये लगे कि AI एक नए वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि ये लहर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर ही अपना असर दिखा सकती। बढ़ते अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर शहीद विनय नरवाल के पिता का भावुक बयान। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत का दर्द उनके परिवार के लिए अभी ताज़ा है। इस बीच पीएम मोदी के बयान और ऑपरेशन सिंदूर पर विनय के पिता राजेश नरवाल का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बेटे का जाना एक असहनीय वेदना है, लेकिन सरकार ने जिस तरह आतंकियों को जवाब दिया है वह सराहनीय है।
उनका कहना है कि पीएम मोदी का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि अब भारत आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है। हमले के बाद विनय नरवाल के परिवार से मिलने पहुंचे असम के मंत्री केशव महंता ने परिवार को आर्थिक सहायता दी और कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार आतंकवाद के स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम उठाएगी। इस मुलाकात में मंत्री ने परिवार के साथ संवेदनाएं साझा की और ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक कार्रवाई बताया। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह समय हमारे लिए वियोग कर रहा है। बेटे को अपनी आंखों के सामने खो देने का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत का दर्द उनके परिवार के लिए अभी ताज़ा है। इस बीच पीएम मोदी के बयान और ऑपरेशन सिंदूर पर विनय के पिता राजेश नरवाल का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बेटे का जाना एक असहनीय वेदना है, लेकिन सरकार ने जिस तरह आतंकियों को जवाब दिया है वह सराहनीय है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि अब भारत आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है। हमले के बाद विनय नरवाल के परिवार से मिलने पहुंचे असम के मंत्री केशव महंता ने परिवार को आर्थिक सहायता दी और कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार आतंकवाद के स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम उठाएगी। इस मुलाकात में मंत्री ने परिवार के साथ संवेदनाएं साझा की और ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक कार्रवाई बताया। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह समय हमारे लिए वियोग कर रहा है। बेटे को अपनी आंखों के सामने खो देने का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत का दर्द उनके परिवार के लिए अभी ताज़ा है। इस बीच पीएम मोदी के बयान और ऑपरेशन सिंदूर पर विनय के पिता राजेश नरवाल का भावुक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बेटे का जाना एक असहनीय वेदना है, लेकिन सरकार ने जिस तरह आतंकियों को जवाब दिया है वह सराहनीय है। उनका कहना है कि पीएम मोदी का यह कड़ा संदेश साफ करता है कि अब भारत आतंकियों को बख्शने वाला नहीं है। हमले के बाद विनय नरवाल के परिवार से मिलने पहुंचे असम के मंत्री केशव महंता ने परिवार को आर्थिक सहायता दी और कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार आतंकवाद के स्थायी समाधान की दिशा में मजबूत कदम उठाएगी। इस मुलाकात में मंत्री ने परिवार के साथ संवेदनाएं साझा की और ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक कार्रवाई बताया। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने पहलगाम हमले के 1 महीने पूरे होने पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह समय हमारे लिए वियोग कर रहा है। बेटे को अपनी आंखों के सामने खो देने का दर्द कभी भुलाया नहीं जा सकता। शर्मा जी का उन्होंने हमारे को समझा और उसको साझा किया और अपने एक मंत्री को यहाँ पर अपनी सरकार की तरफ से कंडोलेंस के लिए भेजा। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। 1 महीना पूरा हो गया है, कल मोदी जी का भी बयान आया, कैसे आप देखते हैं? 1 महीना पूरा हो गया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हम 1 महीने से वियोग में ही हैं और वेदना जो हम फील कर रहे हैं वो बताने लायक तो नहीं है कितनी वेदना हमें है। बाकी सरकार ने अपना एक अच्छा कदम उठाया और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को एक संदेश दिया कि ज़रा से भी तुमने हिमाकत की तो तुम्हें छोड़ेंगे तो नहीं। तो ये स्पष्ट संदेश है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का। बढ़ते अगली खबर की ओर। योगी सरकार मुस्लिम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। यूपी सरकार अब मदरसों को केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक और रोजगार युवा शिक्षा का संस्थान बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया है कि पीएम मोदी के कुरान और कंप्यूटर विजन को साकार करते हुए योगी सरकार मदरसों में विज्ञान, कंप्यूटर और भाषा शिक्षा को अनिवार्य बना रही है। उनका मानना है कि मुस्लिम युवाओं को धार्मिक तालीम के साथ साथ आधुनिक दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार का यह प्रयास खास तौर पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दीनी तालीम से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के साथ कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा देना समय की मांग है।
इससे न सिर्फ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे बल्कि रोजगार की नई राहें भी खुलेंगी। वही मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि योगी सरकार की नीति न तो किसी धार्मिक परंपरा को खत्म करने की है, न ही किसी समुदाय की आस्था से छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि सरकार का प्रयास यह है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी शामिल किया जाए, जिससे मुस्लिम युवाओं को भी मुख्य धारा में जगह मिल सके। यूपी सरकार अब मदरसों को केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक और रोजगार युवा शिक्षा का संस्थान बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया है कि पीएम मोदी के कुरान और कंप्यूटर विजन को साकार करते हुए योगी सरकार मदरसों में विज्ञान, कंप्यूटर और भाषा शिक्षा को अनिवार्य बना रही है। उनका मानना है कि मुस्लिम युवाओं को धार्मिक तालीम के साथ साथ आधुनिक दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार का यह प्रयास खास तौर पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दीनी तालीम से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के साथ कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा देना समय की मांग है। इससे न सिर्फ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे बल्कि रोजगार की नई राहें भी खुलेंगी। वही मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि योगी सरकार की नीति न तो किसी धार्मिक परंपरा को खत्म करने की है, न ही किसी समुदाय की आस्था से छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि सरकार का प्रयास यह है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी शामिल किया जाए, जिससे मुस्लिम युवाओं को भी मुख्य धारा में जगह मिल सके। यूपी सरकार अब मदरसों को केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि आधुनिक और रोजगार युवा शिक्षा का संस्थान बनाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने साफ किया है कि पीएम मोदी के कुरान और कंप्यूटर विजन को साकार करते हुए योगी सरकार मदरसों में विज्ञान, कंप्यूटर और भाषा शिक्षा को अनिवार्य बना रही है। उनका मानना है कि मुस्लिम युवाओं को धार्मिक तालीम के साथ साथ आधुनिक दुनिया की प्रतिस्पर्धा के लिए भी तैयार किया जाना जरूरी है। राज्य सरकार का यह प्रयास खास तौर पर पसमानदा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि दीनी तालीम से कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी जैसी भाषाओं के साथ कंप्यूटर और विज्ञान की शिक्षा देना समय की मांग है। इससे न सिर्फ बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे बल्कि रोजगार की नई राहें भी खुलेंगी। वही मंत्री दानिश अंसारी का कहना है कि योगी सरकार की नीति न तो किसी धार्मिक परंपरा को खत्म करने की है, न ही किसी समुदाय की आस्था से छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि सरकार का प्रयास यह है कि धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों को भी शामिल किया जाए, जिससे मुस्लिम युवाओं को भी मुख्य धारा में जगह मिल सके। इसके नौजवानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। कुरान का तात्पर्य यह है कि दीनी तालीम, हमारे इस्लामिक स्टडीज, और कंप्यूटर का मतलब है आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, मैथ, साइंस, कंप्यूटर। तो उस सोच को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पहले दिन से 2017 से लेकर अब तक लगातार योगी सरकार ने उसी दिशा में ईमानदारी से काम किया है। बेशक हमारे जो मदरसे हैं उसमें पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, ये बहुत जरूरी है। इस्लामिक स्टडीज, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करना हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी लर्न करे, उनको पढ़े, ताकि अपने करियर में, अपने जीवन में वो आगे बढ़े। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझने की, कि मदरसों में कौन पढ़ने जाता है। मदरसों में जो गरीब तबके का मुस्लिम बच्चा है, जो पिछड़ा समाज है, जो पासमानदा समाज है, उसके बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं। और यकीनी तौर पर उन बच्चों को जो पिछड़े पासमानदा हैं उनको ये अधिकार है कि वो अच्छी शिक्षा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मिले, ताकि वो अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। हम अगर विकसित भारत 2047 का संकल्प हम लेते हैं, देश को दुनिया के पटल पे, दुनिया विश्व के मानचित्र पे आगे बढ़ाने की अगर बात करते हैं, तो यकीनी तौर पे मुस्लिम समाज के नौजवानों को बिना एजुकेट किए, बिना उनको एम्प्लॉयमेंट से जुड़े, ये सपना पूरा नहीं हो सकता। ये बात हमारी मोदी और योगी सरकार बखूबी जानती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मदरसों में दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दीनी तालीम में कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ मदरसों में हम मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे, जनरल स्टडीज को कंपलसरी करेंगे, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज को कंपलसरी करेंगे। हम मदरसों में साइंस लैब और कंप्यूटर लैब डेवलप करेंगे। तो इससे मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा जो बहुत ज़हीन, बहुत इंटेलिजेंट होता है, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों की खासियत क्या है आप सबको जानने की जरूरत है, कि वो हाफिज होता है, वो याद कर ले जाता है पूरी की पूरी कुरान शरीफ।
इतनी कठिन चीजें जो बच्चा आराम से याद कर ले जाता है, अगर उसके पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वही बच्चा, वही ज़हीन इंटेलिजेंट बच्चा देश के लिए कितना अच्छा काम कर सकता है, ये समझने की जरूरत है। वो मदरसे के बच्चे हमारे धरोहर हैं, वो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको पॉलिश करके, उनको ग्रो करके, उनको ग्रूम करके अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो यकीनी तौर पे देश का जो बहुत बड़ा तबका है अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज का, वो विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, तभी पूरा देश विकास के पथ पे आगे बढ़ेगा। ये भी कहा जाएगा, हम मिनी ITI की बात हुई, कब से कब तक ये शुरू हो सकता है, क्या इसका पूरा रूट मैप रहेगा, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी क्या रूट मैप है? देखिए, क्लास 1 to 3 जो है उसको हम NCERT कोर्स से जोड़ेंगे और 4th ऑनवर्ड्स हम उसको SCERT कोर्स से जोड़ेंगे, और उसमें तमाम दीनी तालीम के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी रहेगी। इसके अलावा जो मिनी ITI हमारे मदरसों में चलती हैं, उन मिनी ITIs के ट्रेड की भी समीक्षा की जाएगी और उनके लिए प्रॉपर लैब की भी व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, जो भर्तियां होती, उन भर्तियों में भी पारदर्शिता रखी जाए, और जो ऑलरेडी टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं उनको प्रॉपरली टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से उनको भी पॉलिश करने का, उनको भी आगे बढ़ाने का, इनहेंस करने का काम किया जाए। तो पूरा का पूरा ये जितना आप ये पूरा एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसमें कहीं कोई नेगेटिव, कहीं कोई नकारात्मक चीज नहीं है। इस फैसले का हर कदम केवल और केवल मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कब से ये देखने को मिलेगा या अगले सेशन से? साथ में ये क्या जो मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, क्योंकि कई मदरसों पर भी बीते दिनों देखा गया कि जो नेपाल सीमा बॉर्डर पर है उन पर कार्रवाई भी बुलडोज भी किया गया है, तो उस मामले में भी थोड़ा सा देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक बैठक ली थी और कई सारे दिशा निर्देश दिए हैं मान्यताओं को लेकर, करिकुलम को लेकर। हमने निदेशक स्तर पे एक कमेटी का भी गठन किया है, जो कमेटी जल्द ही पूरी समीक्षा करके अपना रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट आने के बाद जल्द से जल्द हम इसको धरातल पे उतारेंगे, क्योंकि मुसलमानों को विकास से जोड़ने में देरी नहीं करनी है। ये हमारी प्राथमिकता है, उनका विकास, उनको रोजगार से जोड़ना, उनको स्किल डेवलपमेंट से जोड़ना, मुस्लिम महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रूमिंग के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना, वो मदरसों में करियर काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस करना, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करना, स्किल डेवलपमेंट से मदरसों को जोड़ना, ये तमाम जो पूरी एक्सरसाइजेज हैं, निश्चित तौर पे तमाम जो कदम है, ये मुस्लिम नौजवानों के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो हमारी योगी सरकार जिसने ये कदम आगे बढ़ाया है, यकीनन प्रधानमंत्री मोदी जी का जो थॉट है, जो सपना है, जो विचार है, उसको आगे बढ़ाने के लिए योगी सरकार पूरी तत्परता से काम कर रही है। बढ़ते अगली खबर क्या, पुंछ का दौरा करेंगे राहुल गांधी, गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों का सुनेंगे सुख दर्द। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को जम्मू संभाग के सीमांत जिला पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं। वह पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा। राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों का दुख दर्द साझा करेंगे। पाकिस्तानी गोलीबारी में पुंछ जिला में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। राहुल गांधी शनिवार सुबह 9 बजे के करीब जम्मू पहुंचेंगे और वहां से चॉपर के जरिए सीधे पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमन भल्ला, वरिष्ठ युवा नेता नीरज कुंदन करेंगे। राहुल गांधी पुंछ में करीब 3 घंटे तक रुकेंगे और वहां पर गोलीबारी प्रभावित लोगों की व्यथा सुनेंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पार्टी के सांसद व जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर अहमद ने प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करापुंछ भी पहुंच चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को जम्मू संभाग के सीमांत जिला पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं। वह पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा। राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों का दुख दर्द साझा करेंगे। पाकिस्तानी गोलीबारी में पुंछ जिला में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। राहुल गांधी शनिवार सुबह 9 बजे के करीब जम्मू पहुंचेंगे और वहां से चॉपर के जरिए सीधे पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमन भल्ला, वरिष्ठ युवा नेता नीरज कुंदन करेंगे। राहुल गांधी पुंछ में करीब 3 घंटे तक रुकेंगे और वहां पर गोलीबारी प्रभावित लोगों की व्यथा सुनेंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पार्टी के सांसद व जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर अहमद ने प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करापुंछ भी पहुंच चुके हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार को जम्मू संभाग के सीमांत जिला पुंछ के दौरे पर आ रहे हैं। वह पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों से मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राहुल गांधी का यह जम्मू कश्मीर का दूसरा दौरा होगा।
राहुल गांधी का 1 दिवसीय दौरा होगा और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवारजनों का दुख दर्द साझा करेंगे। पाकिस्तानी गोलीबारी में पुंछ जिला में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। राहुल गांधी शनिवार सुबह 9 बजे के करीब जम्मू पहुंचेंगे और वहां से चॉपर के जरिए सीधे पुंछ के लिए रवाना हो जाएंगे। जम्मू हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत पार्टी के कार्यवाहक प्रधान रमन भल्ला, वरिष्ठ युवा नेता नीरज कुंदन करेंगे। राहुल गांधी पुंछ में करीब 3 घंटे तक रुकेंगे और वहां पर गोलीबारी प्रभावित लोगों की व्यथा सुनेंगे। राहुल गांधी के दौरे को देखते हुए पार्टी के सांसद व जम्मू कश्मीर प्रभारी डॉक्टर सैयद नसीर अहमद ने प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा पुंछ भी पहुंच चुके हैं। बढ़ते अगली खबर क्या? तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी बोले नहीं 50 बार मिलूंगा पीएम मोदी से, जाने क्या है मामला। तेलंगाना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे तो ही राज्य का विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य के लिए किसी परियोजना की मंजूरी या उसके लिए धनराशि आवंटित कराने के लिए अगर पीएम मोदी से एक नया अगर 50 बार मिलना पड़े तो भी मैं मिलूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सांगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सभा के दौरान कहा है कि वह राज्य के लिए आवश्यक धनराशि और किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री से 50 बार मिलने को भी तैयार है। उन्होंने राज्य में इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और विपक्ष दोनों के सहयोग के महत्व को भी जरूरी बताया है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव से भी सदन में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने को कहा है। रेड्डी ने कहा है कि राजनीति केवल चुनाव के समय होती है। मेरा लक्ष्य इस क्षेत्र का विकास करना है। इसके हम केंद्र का भरपूर सहयोग लेंगे। जरूरत पड़ी तो बार बार जाकर मिलेंगे और अपनी समस्याएं और जरूरतें केंद्र के सामने रखेंगे। हम उनसे वह धनराशि लेने के लिए जोर देंगे जिसकी राज्य को जरूरत है और उसे मिलनी चाहिए। तेलंगाना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे तो ही राज्य का विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य के लिए किसी परियोजना की मंजूरी या उसके लिए धनराशि आवंटित कराने के लिए अगर पीएम मोदी से एक नया अगर 50 बार मिलना पड़े तो भी मैं मिलूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सांगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सभा के दौरान कहा है कि वह राज्य के लिए आवश्यक धनराशि और किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री से 50 बार मिलने को भी तैयार है। उन्होंने राज्य में इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और विपक्ष दोनों के सहयोग के महत्व को भी जरूरी बताया है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव से भी सदन में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने को कहा है। रेड्डी ने कहा है कि राजनीति केवल चुनाव के समय होती है। मेरा लक्ष्य इस क्षेत्र का विकास करना है। इसके हम केंद्र का भरपूर सहयोग लेंगे। जरूरत पड़ी तो बार बार जाकर मिलेंगे और अपनी समस्याएं और जरूरतें केंद्र के सामने रखेंगे। हम उनसे वह धनराशि लेने के लिए जोर देंगे जिसकी राज्य को जरूरत है और उसे मिलनी चाहिए। तेलंगाना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे तो ही राज्य का विकास होगा और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य के लिए किसी परियोजना की मंजूरी या उसके लिए धनराशि आवंटित कराने के लिए अगर पीएम मोदी से एक नया अगर 50 बार मिलना पड़े तो भी मैं मिलूंगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सांगारेड्डी जिले के जहीराबाद में सभा के दौरान कहा है कि वह राज्य के लिए आवश्यक धनराशि और किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री से 50 बार मिलने को भी तैयार है। उन्होंने राज्य में इन्वेस्टमेंट और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और विपक्ष दोनों के सहयोग के महत्व को भी जरूरी बताया है। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के चंद्रशेखर राव से भी सदन में प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा में शामिल होने को कहा है। रेड्डी ने कहा है कि राजनीति केवल चुनाव के समय होती है। मेरा लक्ष्य इस क्षेत्र का विकास करना है। इसके हम केंद्र का भरपूर सहयोग लेंगे। जरूरत पड़ी तो बार बार जाकर मिलेंगे और अपनी समस्याएं और जरूरतें केंद्र के सामने रखेंगे। हम उनसे वह धनराशि लेने के लिए जोर देंगे जिसकी राज्य को जरूरत है और उसे मिलनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर क्या है? रूस में डीएमके की सांसद खूब दहाड़ी, कहा आतंक पर खामोशी नहीं।
कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की हत्या के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज बुलंद कर दी है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचा, जहां उन्होंने दुनिया के सामने भारत की पीड़ा और आतंक के खिलाफ रुख को स्पष्ट किया है। रूस के समर्थन की अपील करते हुए कनिमोझी ने कहा है कि यह समय चुप रहने का नहीं बल्कि दुनिया को आतंक के खिलाफ एकजुट होने का है। भारत ने साफ संदेश दिया है, हम शांति के पक्षधर हैं लेकिन आतंक पर अब चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रूस यात्रा सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक मंच से भारत की आवाज को मजबूती से रखने का प्रयास है। डीएमके सांसद कनिमोझी ने रूस से अपील की है कि वह भारत के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा हो। उन्होंने कहा है कि भारत ने हमेशा शांति की कोशिश की है लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने हालात बिगाड़ दिए। अब वक्त है दुनिया भारत की पीड़ा को समझे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। Half of the delegation, the all-party delegation, which has come from India to meet, politicians and officers, and today we've got the opportunity of meeting the think tank. To explain our stand to all, and also explain about what has happened in India and what we are faced with. And also, it is very important for this delegation to be here in Russia, because Russia has always been a very important and strategic partner. We have a very strong relationship with Russia for nearly 80 years, and our leaders, our prime ministers, and the leaders of Russia have worked closely together, and our parliaments have worked closely together to improve diplomacy, to improve strategic partnership, and also our trade relationships and our cultural relationships. So we feel that it is very important to reach out to Russia to explain our position, and also to seek the support of Russia at this very crucial moment where we've lost 26 innocent lives in the Pahalgam attack. It was a very dastardly attack, and people were killed in front of their families and shot at close quarters. They were tourists who had come with their families to enjoy the beauty of Jammu and Kashmir, and they went back as bodies or injured people, and families went back with minds full of pain. And this is not the first time this is happening. Many times in the past, our civilians have been attacked, our military bases have been attacked, and when India has always reached out to find peace, and many of our leaders and the former prime ministers and the present prime minister has made efforts, sincere, honest efforts, to find peace and resolve these conflicts between both the countries. We have not been able to achieve that because of Pakistan's stand on protecting these terrorists, and we are not the only ones who are calling them terrorists. It is terrorist organizations which has been recognized as terrorist organizations by the United Nations, and yet we see that our neighbors have chosen to protect them, and we've seen incidents all over the world where these terrorists come from Pakistan, attack, and then are able to go back and seek asylum in Pakistan, and they feel very protected there. So today we've come to Russia with the message from the people of India, not just the government of India, that we hope and we expect the world
today to support us in our fight against terrorism, against terror attacks against the innocent people of this world. Today the world has to come together to stop this. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।